देखिए आज पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप में वनस्पति का वितरण। एशिया महाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से प्रारंभ होती है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह से यानी कि जनसंख्या वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखें तो एशिया महाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही यानी कि तीनों कटिबंधों के अंतर्गत आती है। तीनों कटिबंध का मतलब यानी कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। यानी कि कटिबंध के आधार पर आप जानते हैं उष्ण कटिबंध 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो है वो उष्ण कटिबंध आता है। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में शीतोष्ण कटिबंध आता है। शीत कटिबंध 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक शीत कटिबंध आता है। तो इस तरह से अपन देखें तो यानी कि जो एशिया की भौगोलिक स्थिति है वो तीनों कटिबंधों के अंतर्गत ही आती है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। एशिया के अंतर्गत वनस्पति के वितरण को देखा जाए तो वो तीनों रूप ही देखने को मिलते हैं, जिसमें उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंधों के जो वन हैं वो यहाँ मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण वन जो कि भूमध्य रेखा के आसपास और 23.5 डिग्री तक मिलते हैं। तो यानी कि इस तरह से एशिया महाद्वीप के अंतर्गत सदाबहार से लेकर के उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति तक पाई जाती है। वनस्पति का अर्थ आप लोगों को पता है कि वनस्पति जो है एक ऐसी यानी कि वनस्पति के अंतर्गत वन, घास और पेड़ पौधे इन सभी को शामिल किया जाता है और इन तीनों को मिलाकर के प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मानव की सहायता के बिना स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, प्राकृतिक अवस्था में उगते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं और धीरे धीरे बड़े होकर के वो चलते जाते हैं। उनका विकास होता है, धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, तो उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब पर्यावरण के अंतर्गत स्वतः उत्पन्न होने वाली वनस्पति। तो इससे अधिक स्पष्ट है प्राकृतिक वनस्पति के विकास में विभिन्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे तापमान है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार तापमान के अनुसार ही पेड़ पौधों का विकास होता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति का विकास हो जाता है, जहाँ तापमान अनुकूल पाया जाता है वहाँ सदाबहार वनस्पति का विकास हो जाता है। दूसरा वर्षा है, वर्षा की मात्रा जहाँ बहुत अधिक होती है वहाँ सदाबहार वनस्पति का विकास हो जाता है, और जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति का विकास हो जाता है। तो इस तरह से मिट्टी है, मिट्टी के आधार पर भी वनस्पति का रूप प्रभावित करता है। धरातलीय स्वरूप है, धरातलीय स्वरूप यानी कि काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में आर्द्रता को रोकने की क्षमता अधिक होती है, और काली मिट्टी में जब आर्द्रता को रोकने की क्षमता अधिक होती है तो वहाँ जो सदाबहार वनस्पति है उसका विकास होता है, यानी कि लंबी वनस्पति का विकास होता है। और रेतीली मिट्टी के अंतर्गत आर्द्रता को रोकने की क्षमता होती नहीं है, तो इसलिए वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति का विकास होता है। तो इस तरह से वनस्पति का जो वितरण है, वनस्पति का वितरण अलग अलग उसमें पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में अपन देखें तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन,
यानी कि एशिया के अंतर्गत जहाँ 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी जो स्थिति है वो यानी कि वर्षा और तापमान के ऊपर निर्भर करती है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत जो है वन हैं उनमें महोगनी, आबनूस है, जारुल है, बांस है, बेत है, सिनकोना है, रबड़ है, इनके वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। सदाबहार क्षेत्रों के अंतर्गत मसालों के बागान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मसालों के उत्पादन के लिए उसकी आधारभूत आवश्यकताएं प्रवाहमान और पत्तियों वाली खाद की आपूर्ति होती रहती है। तो इसलिए इन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की मसाले वाले जो पौधे हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं होती हैं कि इन वनों का जो उपयोग है वो अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि ये सघन होते हैं और इन वृक्षों की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है। दूसरा आता है उष्ण आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। ये जो वनस्पति है वो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी पठारों पर पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी के भावर और तराई क्षेत्रों में मिलते हैं किंतु इनका जो विस्तार है वो भारत के उन समस्त भागों में है जहाँ औसत 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस वनस्पति को मानसूनी वनस्पति की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत सागवान, महुआ, साल, शीशम, चंदन, आम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो सदाबहार वनस्पतियों की भांति ना तो सघन होती हैं और ना ही ज़्यादा ऊंचाई वाली होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में इन वृक्षों को पर्णपाती के कारण इन्हें पर्णपाती वनस्पति भी कहते हैं। यानी पर्णपाती का मतलब यानी कि पत्ते गिरा देने वाली। तो इस तरह से इन्हें पर्णपातियों की भी संज्ञा दी जाती है। सागवान है, साखुआ है, शीशम की लकड़ी है। तो इस तरह से इनको अलग अलग उसके अंतर्गत पाया जाता है। भारत में सागवान के जो वन हैं 90 लाख हेक्टेयर भूमि तथा साखुआ या साल के वन 116 लाख हेक्टेयर भूमि पर इनका विस्तार पाया जाता है। महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश जो हैं वो सागवान के वृक्षों के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। छोटा नागपुर है, शिवालिक है, भावर है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, भारत के अंतर्गत ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जबकि एशिया के अंतर्गत जो पाए जाते हैं वो भारत और चीन के अंतर्गत मुख्य रूप से मानसूनी वनों का विस्तार पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हैं जो कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं लेकिन वो पत्तियां गिरा देते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन जो पर्णपाती वन है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है और ग्रीष्मकाल के आने पर वो पत्तियां गिराना प्रारंभ कर देते हैं। यदि पर्णपाती वनों की विशेषताओं को देखें तो पर्णपाती जो वन हैं इनकी विशेषताएं कि इन वनों का उपयोग अधिक हुआ है क्योंकि इन वन वाले क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाने के कारण यहाँ इन वनों का उपयोग अधिक हुआ है क्योंकि जनसंख्या घनत्व की जो स्थितियाँ हैं वो अधिक पाई जाती हैं। पर्वतीय वनस्पति है। ये जो वनस्पति मुख्य रूप से प्रायद्वीप के पठार के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी, महाबलेश्वर, सह्याद्री के उच्च भाग, सतपुड़ा आदि में मिलती है। इन क्षेत्रों में फर्न और कई प्रकार के वृक्ष मिलते हैं जबकि यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस इन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है और ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में अंतर आ जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वनस्पति में अंतर आता जाता है। कोणधारी सदाबहार वाली जो वनस्पति 1500 मीटर से लेकर के 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है और इस प्रकार की जो वनस्पति है वो अधिकांश क्षेत्रों के अंतर्गत फैली हुई है। यानी कि हिमालय पर यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में यदि अपन देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो
एशिया की अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र हैं इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा एशिया के अंतर्गत स्टेपीज घास के मैदान के रूप में भी वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जलवायु शुष्क होती है और शुष्क होने के कारण इन क्षेत्रों में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं। फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार भी पाया जाता है, यानी कि एशिया के जो पश्चिमी भाग हैं, पश्चिमी भागों के अंतर्गत भूमध्य सागरीय वनस्पति भी पाई जाती है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार पाया जाता है, जो कि 30 से 40 डिग्री अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं इनमें भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह से एशिया के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा टैगा स्टेपीज जो क्षेत्र हैं वो भी इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। स्टेपीज जो 60 से 80 वाले क्षेत्र हैं, टुंड्रा 80 के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पूरे बर्फ पर बर्फ जमी होती है, उन क्षेत्रों के अंदर टुंड्रा और टैगा जो कि 60 डिग्री अक्षांश के आसपास जो कोणधारी वनों के रूप में पाए जाते हैं, वो इस तरह से अलग अलग प्रकार के वन इनके अंतर्गत पाए जाते हैं।